फर्स्ट है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म दर, ऑप्शन सेकेंड है साक्षरता दर, ऑप्शन थर्ड है लिंगानुपात और ऑप्शन फोर है मृत्यु दर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लिंगानुपात। चलो हम लोग लिंगानुपात से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो लिंगानुपात, इसको हम लोग सेक्स रेशियो भी कहते हैं। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला कि 2011 में भारत में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए लिंगानुपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंगानुपात भारत में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात क्या है? लिंगानुपात 2011-2001 की गणना के आंकड़ों के ऊपर और रुझान दिखाता है। 2001 की जनगणना से पता चलता है कि 1000 पुरुषों में 933 महिलाएं थीं। दशकों से भारत में लिंगानुपात में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 2 दशकों में लिंगानुपात में मामूली वृद्धि हुई है। पिछले 5 दशकों में लिंगानुपात लगभग 930 महिलाओं से 1000 पुरुषों तक बढ़ रहा है। विभिन्न भारतीय राज्यों का लिंगानुपात: केरल में 1084, पांडिचेरी में 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 876, दिल्ली में 868, चंडीगढ़ में 818, दादरा और नगर हवेली में 774, दमन और दीव में 618 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है कतर, ऑप्शन दूसरा है चीन, ऑप्शन तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन चौथा है इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। हम लोग यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसको स्थापित किया गया है पेरिस फ्रांस में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। वर्तमान जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसका 22वां संस्करण था। इसमें इस बार कुल 32 टीमों ने भागीदारी की। इसका आधिकारिक लोगो रेगिस्तानी टीलों की लहरों का प्रतिनिधित्व है। इसका शुभांकर था लाइव, जो एक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है सुपर कुशल खिलाड़ी। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ इसका आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ। इसका आयोजक स्थान था कतर। विजेता टीम थी अर्जेंटीना और उप विजेता टीम थी फ्रांस। इसमें कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है, यह अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला है जो फ्रांस के रहने वाले हैं। गोल्डन ग्लव का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है जो अर्जेंटीना से हैं। गोल्डन बॉल जो परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है, ये मिला है लियोनेल मेसी को जो अर्जेंटीना देश से संबंधित हैं। सबसे युवा खिलाड़ी का अवार्ड एंजो फर्नांडीज को मिला है जो अर्जेंटीना से संबंधित हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। वर्ष 2018 में इसका आयोजन रूस में हुआ था और इसकी विजेता टीम थी फ्रांस। 2026 में जो प्रस्तावित वर्ल्ड कप है यह होगा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिश्रित रूप पर। अब हम लोग यहाँ पर कुछ मैचों के बारे में जो 2022 में हुए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में 20 नवंबर 2022 को अल बेत स्टेडियम में हुआ और इसकी विजेता टीम थी इक्वाडोर, जिसने 2-0 से इस मैच को जीता। सेमीफाइनल जो पहला मैच हुआ वो अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में 13 दिसंबर 2022 को हुआ और ये लुसेल स्टेडियम में खेला गया और इसकी विजेता टीम थी अर्जेंटीना, जिसने 3-0 से इस मैच को जीता था। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और मोरक्को के बीच में 14 दिसंबर 2022 को बायत स्टेडियम में हुआ था और इसकी विजेता टीम थी फ्रांस और इसने 2-0 से इस मैच को अपने नाम किया था। थर्ड है, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है तमिलनाडु, ऑप्शन तीसरा है राजस्थान और ऑप्शन चौथा है गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तमिलनाडु। तो हम लोग इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक फरवरी और मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष परकारा चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव में आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन से शुरू होता है। नाट्यांजलि हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। इसकी उत्पत्ति 1981 के आसपास हुई थी और शुरुआत में यह एक अपेक्षाकृत अंधकारमय घटना थी। वर्तमान संस्करण लगभग 13 दिनों तक चलता है और शास्त्रीय नृत्य रूपों की विभिन्न शैलियाँ भगवान नटराज को कलात्मक समर्थन प्रदान करती हैं। कुछ प्रमुख मंदिर और उनके स्थान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे
एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर वेरावल गुजरात में स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। कुछ शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में भी बात करेंगे। तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से, कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, ओडिसी का संबंध है उड़ीसा से, सत्रिया नृत्य का संबंध है असम से, मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से, मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। नंबर 4 है छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या डैश होती है। ऑप्शन पहला है 600 से 1000, ऑप्शन दूसरा है 50 से 400, ऑप्शन तीसरा है 600 से 500 और ऑप्शन चौथा है 10 से 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 60 से 500। चलो हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। इसके अधिकतम आकार को भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 600 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभाओं का आकार कुछ और भी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 60 सदस्यों से भी कम है, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा कंफर्म किया गया था। उसमें से कुछ प्रमुख राज्य हैं गोवा, सिक्किम, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। नंबर 5वां है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का कौन सा शहर है। ऑप्शन पहला है बीजिंग, ऑप्शन दूसरा है ढाका, ऑप्शन तीसरा है थिम्पू और ऑप्शन चौथा है पारो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा थिम्पू। तो हम लोग यहाँ पर इस देश के बारे में कुछ अन्य चर्चा करते हैं। तो इसकी राजधानी है थिम्पू, इसकी मुद्राएं हैं भूटानी नगुल्टम और भारतीय रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोतोय तेंसरिंग। यहाँ की जनसंख्या है 77486 2021 में और विश्व बैंक के अनुसार। इसका क्षेत्रफल है 38,394 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी आधिकारिक भाषा है जोगानखा और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नंबर 6वां है बोनाली कामा देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है असम, ऑप्शन दूसरा है केरल, ऑप्शन तीसरा है मध्य प्रदेश और ऑप्शन चौथा है तेलंगाना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा तेलंगाना। तो यहाँ पर हम लोग बोनालू से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। बोनालू तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है जो जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। यह जुलाई अगस्त या आषाढ़ मास के महीने में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव में देवी महाकाली की पूजा की जाती है। 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनाली उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 2020 में कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसे वर्ष बोनालू उत्सव 11 जुलाई 2021 को मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने बोनालू उत्सव के आयोजन के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हम लोग यहाँ पे तेलंगाना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलसाई सुंदरराजन। यहाँ पर जिलों की संख्या है 33, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। नंबर 7 है किस प्रकार की महापाषाण संरचना या कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेनहिर, ऑप्शन दूसरा है संगोरा व्रत, ऑप्शन तीसरा है शैलकृत गुफाएं और ऑप्शन चौथा है महापाषाण तंबू जिसे डोलमेन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड संगोरा व्रती। तो हम लोग यहाँ पर महापाषाण पत्थर की संरचनाओं के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उनका उपयोग एक कब्रिस्तान को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण की रचना के लिए एक बड़े पत्थर या कई पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर देखे जा सकते हैं लेकिन कुछ भूमिगत भी हो सकते हैं। महापाषाण को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण काल को संभवतः एक मार्ग सूचक स्तंभ के रूप में काम करने के लिए खड़ा किया गया था। इससे कब्रिस्तान का आसानी से पता लगने में मदद मिले। मृतकों को आमतौर पर विशिष्ट बर्तनों के साथ में दफनाया जाता था। इन्हें रेडवेयर या ब्लैकवेयर कहा जाता था। कुछ कब्रिस्तानों से लोहे और औजारों और घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान से सोने और पत्थर के आभूषण भी मिले हैं। कुछ कब्रिस्तानों से कई कंकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।
आठवां है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करता है? ऑप्शन है प्रडाप जिसे पीनियल कहते हैं, ऑप्शन दूसरा है पीयूषका, ऑप्शन तीसरा है अग्न्याशय और ऑप्शन चौथा है यकृत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यकृत। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन है। पचे हुए भोजन के पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। अमाशय एक खोखला अंग है जो अमाशय के एंजाइमों के साथ मिश्रित होने पर भोजन रखता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो एक पाचक रस है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन साथ ही पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल पित्त रस का बनाते हैं। पित्त रस वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। बड़े वसा वाले ग्लोबियस पित्त रस द्वारा छोटे ग्लोबियस में टूट जाते हैं जिससे अग्नाशय एंजाइमों के उन पर कार्य करना आसान हो जाता है। मानव का यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत अमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। जिगर का मुख्य कार्य पित्त वर्धक का उत्पादन करना है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नंबर 9 है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन दूसरा है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन चौथा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर हम लोग इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल वर्ग की करेंसी को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें भारत सरकार शब्दों के ऊपर भारत सरकार शब्द शामिल है। नव मुद्रित नोटों को पहली बार 5 मार्च 2015 को श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान में वित्त सचिव राजीव महर्ष द्वारा जारी किया गया था। एक बार फिर आरबीआई ने इन नोटों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार यानी 7 फरवरी 2020 को जारी करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा को प्रिंट और प्रबंधित करने जबकि भारत सरकार यह नियंत्रित करती है कि किस संप्रदाय को प्रसारित करना है। भारत सरकार सिक्कों को ढलाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और आरबीआई को 10,000 रुपये तक के नोट छापने की अनुमति है। कुछ प्रमुख टकसाल हैं जो निम्न है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 4 टकसाल शामिल हैं। भारत सरकार टकसाल मुंबई, भारत सरकार टकसाल कोलकाता, भारत सरकार टकसाल हैदराबाद और भारत सरकार टकसाल नोएडा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन पहला है कनाडा, ऑप्शन दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन तीसरा है यूके और ऑप्शन चौथा है आयरलैंड। हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सोर्स हैं आपके, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो कनाडा से जो लिया गया है वो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। जापान से कुछ प्रमुख सोर्स लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सोवियत संघ और यूएसएसआर अब रूस से। मूल कर्तव्य लिए गए हैं प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। और यूके से लिए गए हैं संसदीय सरकार, न्याय का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार प्रदेश, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन के बारे में भी चर्चा करता है। अमेरिका से कुछ प्रमुख आपके संविधान के सोर्स लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद। नंबर 11 है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन पहला है असम, ऑप्शन दूसरा है मणिपुर, ऑप्शन तीसरा है कर्नाटक और ऑप्शन चौथा है केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। तो इसके बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा
माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। भारत के कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी आपका उड़ीसा का। अब यहाँ पर कुछ और भी आपके लोक नृत्य हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला लोक नृत्य है छऊ। छऊ रार क्षेत्र का लोक नृत्य है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में उत्सव विशेष रूप से चैत्र पर्व के बसंत त्यौहार और जिसमें पूरा समुदाय भाग लेता है के दौरान किया जाता है। पुरुलिया छऊ नृत्य सूर्य उत्सव के दौरान मनाया जाता है। दूसरा लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे जो राउफ है। राउफ नृत्य जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक और लयबद्ध लोक नृत्य है। खिलते ट्यूलिप की कतारों के बीच कश्मीर की सुंदरता के बीच आप महिलाओं को रंग बिरंगे कपड़े पहने लयबद्ध वसंत ऋतु का जश्न मनाते हुए पाएंगे। इस उत्सव भव्यता का प्रभास होता है और इसमें एक करिश्माई परंपरा शामिल है। नेक्स्ट आपका लोक नृत्य है गोटीपुआ। तो गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता रहा है जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन पहला है महानदी, ऑप्शन दूसरा है तापी, ऑप्शन तीसरा है माही और ऑप्शन चौथा है नर्मदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला महानदी। तो हम लोग कुछ महानदी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। महानदी मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह पूर्व भारत में एक नदी है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। अब हम कुछ और नदियों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनोरी, पेनियार, वैगई और स्वर्णरेखा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में बड़े जलग्रहण क्षेत्र हैं और यह मुहाना नहीं बल्कि डेल्टा बनाती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की तुलना में कम हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो उनमें से आपकी आती हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी आदि। यह असाधारण व्यवहार इस तथ्य के कारण है कि नदियों ने घाटियों को आकार नहीं दिया और इसके बजाय हिमालय के गठन की प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से निर्मित दोषों जैसे रैखिक दरार, दरार घाटी, गर्त के माध्यम से बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन पहला है रुक्मणी देवी अरुंडेल, ऑप्शन दूसरा है मल्लिका साराभाई, ऑप्शन तीसरा है माधुरी दीक्षित और ऑप्शन चौथा है सरोज खान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी के बारे में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो रुक्मणी देवी राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। रुक्मणी देवी का जन्म 29 फरवरी 1904 को मदुरै में हुआ था। रुक्मणी देवी एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की नृत्य निर्देशिका थीं। वे पशु अधिकारों और कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता भी रही हैं। उन्होंने भरतनाट्यम जिसे अशिष्ट कला माना जाता था का समर्थन भी किया। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 14 है इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन पहला है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन दूसरा है सुमित अंतिल, ऑप्शन तीसरा है शिवपाल सिंह और ऑप्शन चौथा है अजीत सिंह यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में बीजिंग में खेले के साथ ओलंपिक में भारत की 7वें पदक विजेता और पहले स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। भारत ने इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। नंबर 15 है डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूम, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि।
ऑप्शन दिया गया पहला जैविक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है अजैविक वातावरण, ऑप्शन तीसरा है कृत्रिम वातावरण और ऑप्शन चौथा है स्वस्थ वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अजैविक वातावरण। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जैविक और अजैविक वातावरण में क्या अंतर होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जैविक वातावरण में। तो जैविक कारकों में एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित घटक शामिल होते हैं। जैव संसाधनों के उदाहरण में सभी वनस्पतियां और जीव शामिल हैं। जैविक कारक जीवित रहने और प्रजनन के लिए अजैविक कारकों पर निर्भर करते हैं। जैव मंडल जीव मंडल से उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करेंगे अजैविक के बारे में। तो अजैविक कारक सभी गैर जीवित अर्थात भौतिक स्थितियों और रासायनिक कारकों को संदर्भित करते हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। अजैविक कारकों के उदाहरण में सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, आर्द्रता, पीएच, तापमान, लवणता, वर्षा, ऊंचाई, मिट्टी के प्रकार, खनिज, पवन, घुलित ऑक्सीजन, मिट्टी में मौजूद खनिज पोषक तत्व, हवा और पानी आदि हैं। अजैविक कारक पूरी तरह से बायोटिक कारक से स्वतंत्र हैं। अजैविक घटक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देश ने की थी। ऑप्शन पहला है मिस्र और इथोपिया, ऑप्शन दूसरा है संयुक्त अरब अमीरत और ओमान, ऑप्शन तीसरा है बांग्लादेश और श्रीलंका, ऑप्शन चौथा है भारत और बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संयुक्त अरब अमीरत और ओमान। तो यहाँ पर हम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसका आयोजन दिनांक 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक हुआ। इसका प्रशासक था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इस क्रिकेट का प्रारूप था टी20 अंतर्राष्ट्रीय। टूर्नामेंट का प्रारूप रहा है ग्रुप चरण और नॉकआउट का। मेजबान था संयुक्त अरब अमीरत और ओमान। विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो प्रतिभागी थे जिन्होंने इस मैच में पार्टिसिपेट किया था वो 16 थे। खेले गए कुल मैचों की संख्या थी 45। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को और सर्वाधिक रन मिले थे पाकिस्तान के बाबर आजम को जिन्होंने 303 रन बनाए और सर्वाधिक विकेट लिए थे श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने, उन्होंने कुल 16 विकेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। ऑप्शन पहला है लिथियम, ऑप्शन दूसरा है नाइट्रोजन, ऑप्शन तीसरा है बेरिलियम, ऑप्शन चौथा है कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लिथियम। परमाणु त्रिज्या परमाणु के केंद्रीय नाभिक और इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा के बीच की दूरी है। दिए गए तत्वों में इंडियम में सबसे अधिक परमाणु संख्या है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ढांचे हैं, इसीलिए इसकी सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या है। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नानुसार है। कुछ की बात करेंगे जिनकी परमाणु त्रिज्या के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बोरान की है 87 pm और एल्यूमिनियम की है 118 pm, गैलियम की है 136 pm और इंडियम की है 156 pm। नंबर 18 है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन पहला समुद्री मेहराब जिसको सी आर्चेज कहते हैं, ऑप्शन दूसरा गोखुर जिसको ऑक्सबो कहते हैं, ऑप्शन तीसरा है समुद्र भृगु जिसे सी क्लिफ कहते हैं और ऑप्शन चौथा है समुद्री गुफा जिसे सी केव्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा समुद्री भृग जिसको सी क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग अन्य बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं। जल निकायों के आसपास विभिन्न भूमि संरचनाएं हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से हवा, पानी और धूप जैसे प्राकृतिक घटकों से बनते हैं और कुछ मनुष्यों द्वारा अक्सर एहतियात के तौर पर बनाए जाते हैं। समुद्री भृगु एक उच्च शैली का उठा हुआ किनारा है। तलों में ढलान आमतौर पर लंबवत होती है। तट समुद्र के स्तर से जितना ऊंचा और कभी कभी इससे ऊपर होता है। बैरियर द्वीप तटीय भू आकृतियां हैं और एक प्रकार का टिब्बा प्रणाली है जो मुख्य भूमि के किनारे के समानांतर लहर और ज्वार की क्रिया से बनती हैं। नंबर 19 है पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन पहला है फुल सर्कल, ऑप्शन दूसरा है वेस्ट मीट्स ईस्ट, ऑप्शन तीसरा है थ्री राग जा और चौथा ऑप्शन है का स्टार फॉर बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वेस्ट मीट ईस्ट। हम यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रिकॉर्डिंग अकादमी के आयोजकों ने प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की घोषणा की है। यह पुरस्कार 10 फरवरी को लॉस एंजलिस में 55वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा है कि शंकर पश्चिम में भारतीय संगीत को पेश करने में एक सच्चे अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि संगीत आइकन ने शास्त्रीय, जैज, पॉप, रॉक और विश्व संगीत शैलियों में कलाकारों को प्रभावित किया है, जिसमें बीटल्स,
जॉन कॉल्ट्रेन, फिलिप ग्लास और उनकी बेटियां नोरा जोन्स और अनुष्का शंकर शामिल हैं। इस वर्ष के लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार में अन्य प्राप्तकर्ता हैं ग्लेन गोल्ड, चार्ली हैडन, लाइटिंग हॉपकिंस, कैरोल किंग, पट्टी पेज और द टेम्पटेशन। नंबर 20 है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन पहला है तानसेन, ऑप्शन दूसरा है टोडरमल, ऑप्शन तीसरा है बीरबल और ऑप्शन चौथा है राजा मानसिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टोडरमल और पोडरमल। तो यहाँ पर टोडरमल से संबंधित कुछ अन्य बिंदु पर भी चर्चा करेंगे जो अकबर से संबंधित रहे हैं। तो राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने 10 वर्ष की अवधि 1570 से 1580 के लिए खेती की गई फसल की पैदावार और कीमतों को सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। कराधान की प्रणाली को 10 साला कहा जाता था। इस प्रणाली में प्रत्येक फसल के लिए राजस्व की अपने दरों के साथ प्रत्येक प्रांत को राजस्व हलकों में विभाजित किया जाता था। इस आधार पर नकदी में प्रत्येक फसल पर तय कर दिया जाता था। टोडरमल का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एक विख्यात कहानी है जिसे आल्हा ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें 2 व्यक्तियों का विश्वस्त जिक्र मिलता है, आल्हा और ऊदल का। तो उनके पूर्वज थे राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में राम बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, ऑप्शन दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन तीसरा है भगत सिंह और ऑप्शन चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सुभाष चंद्र बोस। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिसंबर 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के एक युवा अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने मलाया के जंगलों में जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जापानियों के साथ मार्च करने के लिए पीओडब्ल्यू के एक भारतीय सेना जुटाने के लिए फुजिवारा के साथ सहयोग करने के लिए भारत को स्वतंत्र कराने के सहमत हुए थे। जून 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संयुक्त भारतीय स्वतंत्रता लीग का जन्म एक नागरिक राजनीतिक निकाय के रूप में हुआ था, जिसका सेना पर नियंत्रण था। इस निकाय की अध्यक्षता करने के लिए जापान में रहने वाले एक अनुभवी बंगाली क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को लाया गया था। जैसा कि मोहन सिंह ने स्वायत्तता और संबंध स्थिति पर जोर दिया, उन्हें कमान से हटा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी बोस ने कुछ समय के लिए बैनर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह कार्य के लिए बहुत बड़े थे। 1943 की शुरुआत तक पहला आईएनए प्रयोग वस्तुतः ध्वस्त हो गया। जैसा कि मोहन सिंह ने अक्सर जापानियों से कहा था कि आईएनए आंदोलन को एक नए नेता की जरूरत थी और भारत के बाहर केवल एक ही व्यक्ति वह नेतृत्व प्रदान कर सकता था और वो थे सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली दिया और उन्होंने भारतीयों को आज़ादी का वादा करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था। नंबर 22 है, अल्लूरू सीतारमण राजू भरत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन पहला है गुजरात, ऑप्शन दूसरा है महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन चौथा है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बात करेंगे जरा इनसे संबंधित एक पॉइंट के बारे में जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्लूरू सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वह 18 साल की उम्र में संत बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश और ऑप्शन तीसरा है पंजाब और ऑप्शन चौथा है ओडिशा। तो यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित 2 से 3 बार और अन्य प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुंदरी वृक्ष डैश डैश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है पहला गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन दूसरा है गोदावरी डेल्टा,
ऑप्शन तीसरा है महानदी डेल्टा, ऑप्शन चौथा है मधुपेट डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य बिंदु पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव ज्वारी वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे तटों पर कीचड़ और गाद जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी के भीतर डूबी हुई सामान्यतः किस्में हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा ऐसी वनस्पतियों से आच्छादित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। डेल्टा के कुछ हिस्सों में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर भी उगते हैं। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर एक प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव एक झाड़ीदार या छोटा पेड़ है जो तटीय खारे या खारे पानी में उगता है। मैंग्रोव नामक सहिष्णु वृक्ष है जिसे हेलोफाइट भी कहा जाता है तथा ये कठोर तटीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल हैं। वे जल जनित कीचड़ की कम ऑक्सीजन स्थितियों के अनुकूल होते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव दुनिया के ज्वारी लवणोद्बद्ध मैंग्रोव वन की सबसे बड़ा एकल खंड है। यह बांग्लादेश के नंबर 25 है गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन पहला है यॉन मार्टेल, ऑप्शन दूसरा है गिलियन फ्लिन, ऑप्शन तीसरा है अन्ना बर्न्स और ऑप्शन चौथा है डेमन गलकुट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गिलियन फिलिप। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं तो उनको जरा देखेंगे। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पुस्तक को लिखा था उल्लेख एनपी ने। दूसरी पुस्तक है खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंडर्स। इस पुस्तक को लिखा था ऋषि कपूर और मीना नायर ने। नेक्स्ट पुस्तक है जिन्ना ऑफ्टन कम टू ओवर हाउस। इस पुस्तक को लिखा था किरण जोशी ने जिन्होंने हिंदू पुरस्कार 2016 विजेता भी रहे हैं। द पीपल्स राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं एसएम खान। नेक्स्ट पुस्तक है द आदिवासी विल नॉट डांस। इसके राइटर हैं हंसदा सौवेंद्र शेखर। नेक्स्ट बुक है हाफ ऑफ व्हाइट आई से। इसके राइटर हैं अनिल मेनन।